हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास जो था हिस्ट्री का लेके चल रहे थे, जिसमें मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था। अब इसका हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है ना। इसके पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी उसके टॉपिक थे, अध्याय थे, उन अध्यायों से परिचय करा दिया था। और इसके साथ-साथ हमने ये भी समझ लिया था, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास का अभिप्राय क्या होता है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास का अध्ययन प्रारंभ कैसे हुआ, और साथ में हमने ये भी समझ लिया था कि इतिहास का वर्गीकरण जेम्स मिल ने कैसे किया था ना। यहाँ तक कि हमारी बातें हो गई थी। और आज हम लोग अपने फर्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट यूनिट में क्या है, यूरोपियों का आगमन। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि आप जब यूपीएससी के साइट पर जाएंगे, यूपीएससी की साइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपके सिलेबस का जो स्टार्टिंग है बच्चे ना, ध्यान दीजिएगा, वो कब से है मालूम है? वो ध्यान दे रहा है, आपका सिलेबस है 1757 सत्तावन से 1757 के बाद की कहानी, मतलब कुल मिलाकर 18वीं सदी। क्या लिखा है? 18वीं 18वीं सदी। तो आपकी जो इतिहास स्टार्ट होती है वास्तव में कौन सी होती है? 18वीं सदी से। क्या होती है? 18वीं सदी से। पर पर हम लोग अगर यूरोपीय कंपनियों का आगमन को अगर नहीं समझेंगे, वो कैसे यहाँ पर आए और किस प्रकार से नियंत्रण किए, या उनके आने पीछे कारण क्या था, अगर जब तक इन बातों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आगे को कैसे आपको समझाएंगे कि मैसूर युद्ध कैसे हुआ, कर्नाटक युद्ध कैसे हुआ, सिख युद्ध क्यों क्यों हुआ। तो इन सभी को अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूरोपियों के आगमन को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आपके सिलेबस में है नहीं, पर यहाँ से प्री में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, और अदर स्टेट एग्जाम अगर देखेंगे, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, तो यहाँ पर यूरोपियों के आगमन से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो आइए इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा सा, हम लोग समझते हैं कुछ बातों को, उसके बात करते हैं। अब देखो बच्चे, हमारे लोग का टॉपिक का नाम ही क्या है बच्चे? नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या नाम है बच्चे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये हमारा क्या है? फर्स्ट यूनिट है ना। अगर आपसे कहा जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में बेटा आप लोग बात करेंगे, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ध्यान समझिए बच्चे, जरा सा देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जो ये यूरोपी थे, ये भारत में क्या 1600 1400 मतलब 98 में वास्को डिगामा आया था। कब आया था बच्चे? 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा। मतलब वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो जो पुर्तगाल का था, तो क्या भारत में 1498 में अंग्रेज आए? क्या इसके पहले अंग्रेज नहीं आए थे? आए थे। क्या इसके पहले, क्या यूरोप से, क्या भारत के साथ व्यापार नहीं होता था? होता था। तो अगर व्यापार होता था तो फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि हम लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में किया। हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब की बच्चे? 1498 में की। तो भैया 1498 की थी, ये बात क्यों कहते? क्या इसके पहले भारत से यूरोप का कोई नाता नहीं था? ऐसा तो हो नहीं सकता, नाता तो था बच्चे। तो ये समझते हैं कि क्या बात कैसे है बच्चे ना, पूरी बातों को ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो आपने यूनिट का नाम डाल दिया बच्चे। अब देखो जी, अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, इसी से आप लोग काम चलाइए। आप ध्यान से बच्चे देखिए, तो यही बच्चे हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है हिस्सा जो है, यही हमारा बच्चे क्या है, ये हमारा क्या बच्चे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बच्चे? भारत है। भारत है। तो आप समझिएगा, पहले जो व्यापार होता था बच्चे, कैसे होता था? तो पहले जो ट्रेड होता था ना, ये ट्रेड इस प्रकार के, इस रूट के माध्यम से ऐसे होता था ना, इस तरीके से यूरोप में आ जाते थे। तो एक तरीके से हम लोग इधर से निकलते थे और इस रूट से क्या करते थे? व्यापार करते थे ना। इसको हम लोग बोलते थे, अब एक तरीके से अगर मान के चलिए, इसे हम लोग बोलते थे क्या? स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग के माध्यम से हम लोग का व्यापार इस तरीके से यहाँ से चल रहा था, कोई समस्या की बात नहीं थी। अब आपको बताऊं, व्यापार चल रहा था, पर होता क्या है कि जब उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग ने क्या किया बच्चे? व्यापार इस रास्ते से किया। अब यह रास्ता क्या बेटा? तो ये ध्यान देना, हमारे पास क्या है? तो ये ध्यान देना बच्चे, अरब सी है। क्या है प्यारे? अरब सी है। क्या बच्चे? अरब सी है।
अब ये बच्चे इधर जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेड सी। क्या बोलते हैं? रेड सी। और रेड सी के बाद बेटा अगर इधर आएंगे तो उसी के आगे क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, स्वेज नहर। क्या बच्चे? स्वेज नहर। स्वेज नहर तो मान लो बच्चे अब बना दिया गया, पर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। कोर्चे ने ये भी यही कहा था। कोर्चे ने क्या कहा था? इतिहास एक समय की घटना है। कोर्चे क्या कहते हैं? इतिहास एक समय की घटना है। क्यों कहते हैं? कि इतिहास का जो भी अध्ययन करेंगे वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार को मान के करेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा ना, अगर मान लो कहीं से हमने खुदाई किया, वहां कोई चूल्हा मिल गया, तो हम उसे चूल्हा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं चूल्हा? क्यों? क्योंकि आज के समय में जैसा उसका संरचना हमको मिला, जो संरचना हमको मिली, ऐसी संरचना को आज के समय हम लोग क्या बुलाते हैं? चूल्हा बुलाते हैं। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? चूल्हा। तो इतिहास को समझना है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को आधार बनाकर ही समझा जा सकता है। कोर्सी साहब यही कहते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, तो हम पहले यहाँ से व्यापार करते थे रेड सी। अब ये अगर बात करेंगे बच्चे यहाँ पर, तो ये हमारा बेटा क्या है? यह है मेडिटेरियन सी, जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं बच्चे? भूमध्य सागर बच्चे। तो ध्यान देना, ये बच्चे हमारे पास क्या है? भूमध्य सागर है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आपका यूनिट। तो बच्चे इसको हम लोग भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं बेटा। तो इसी भूमध्य सागर से होते हुए ये पूरे यूरोप में, अब इधर कह सकते हो अफ्रीका वाले साइड में क्या होता था? ट्रेड होता था। अब यही आप लोग को पता होगा, तो यही पर एक, ये कौन सी संधि है बेटा? तो यही हमारे पास क्या है? ये क्या? जिब्राल्टर जल संधि है बच्चे। और जो जिब्राल्टर जल संधि है तो वो क्या करती है? ऊपर वाला महाद्वीप कौन सा बेटा? ये हमारे पास क्या है? यूरोप है। अब ये हमारे पास क्या बच्चे? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। तो यूरोप को अफ्रीका से जो कनेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जाना जाता है। बोलो बात सही है बच्चे? अब बेटा इस रूप से व्यापार होता था। तो आपको बताऊं, तो इधर है बच्चे एक देश है जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बच्चे? मिस्र है। और इस साइड में आप देखेंगे तो एक देश है जिसका नाम है टर्की। वर्तमान से टर्की कहते हैं, उसी समय तुर्की कहते थे। क्या कहते हैं? तुर्क। इसको टर्की कहते हैं वर्तमान। अब उस समय क्या कहते थे बच्चे? तुर्क कहते थे। तो तुर्की देश है बेटा। कौन सा देश है? हाँ, ऐसे बना सकते हैं। तो ये कौन सा देश है बच्चे? तुर्की। अब आपको बताऊं, ये तुर्की है। और इसी बीच में अगर मैं आपसे बताऊं तो ये देखो बेटा, यही बीच में ऐसे ही ये संडिल के रूप में लटका हुआ इस तरीके से कौन है बच्चे? इटली है। क्या है बच्चे? इटली है। मेरी बात को ध्यान समझिए, ये क्या है बच्चे? इटली है। तो जब यहाँ से पूर्वी देशों से ये क्या है, जब इधर से हम लोग यहाँ पे व्यापार किसका होता था? तो खास करके यहाँ पे बेटा मसाला, स्पेशली जो है मसाला का ट्रेड यहाँ से खूब होता था। अब आपके मन में आएगा सर मसाले का ट्रेड क्यों होता था? इसके पीछे मसालों का ट्रेड क्यों होता था? क्यों? क्योंकि यूरोप आप जानते हो कि 23 डिग्री के ऊपर जा रहा है और ये एक ठंड प्रदेश है। कैसा प्रदेश है बेटा? तो आपसे बताऊँ, ये आप जानते हो सर ये ठंडा प्रदेश है। कैसा है? और ठंड प्रदेश है, तो ठंड प्रदेश में क्या होता है? मांसाहारी भोजन ज़्यादा करते हैं। और जब मांसाहारी जब भोजन करते हैं तो मांसाहारी भोजन के लिए मसालों की आवश्यकता होगी। किसकी होगी बच्चे? मसालों की आवश्यकता होगी। और जब मसालों की आवश्यकता होगी, अब मसालों से क्या होगा? मसालों से क्या होगा बच्चे? तो मसालों से क्या होगा कि ये मांस को क्या करते हैं? टेस्ट आ जाता है। और साथ साथ में जो मीट होता है, मसाला होता है, इससे मांस को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जाता है, फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मसाले की आवश्यकता थी बच्चे, ठंडे प्रदेश थे। तो ये लोग यहाँ जब ट्रेड करते थे तो ये करता क्या था ना, जो मिस्र है और जो तुर्की है, ये दो के दोनों बेटा बिचौलिया का काम करते थे। ये क्या करते थे? बिचौलिया काम करते थे। जब यहाँ से व्यापारी आते थे इस साइड से, इस भारत वाले एरिया से, चाइना से और इधर से आपका इंडोनेशिया बेटा इधर देखेंगे तो ये क्या है? इंडोनेशिया है। तो इन सभी इंडोनेशिया जकार्ता से जब व्यापारी आते थे तो अरब सागर से होकर जैसे लाल सागर से सुएज नहर से होते मिस्र पास पहुँचते थे, तो इस मिस्र और तुर्की क्या करते थे? इनसे वो सामान ले लेते थे कम दाम पे। और ले लेने के बाद यह चले जाते थे कहाँ? इटली में। और उस समय इटली बेटा जो था, इटली अपने आप में सबसे बेटा इसका वर्चस्व बहुत अधिक था बेटा, अधिक था। यहाँ वर्चस्व बहुत अधिक था। सबसे बड़ी बात है यहाँ बेटा इस समय ध्यान देना, पोप कौन था? चर्च का जो पुजारी होता, तो पोप का वर्चस्व बेटा अधिक था। पोप का वर्चस्व कैसा था बच्चे? अधिक था। तो ये ऑलरेडी पहले से काफी धनाढ्य था। और धनाढ्य क्यों हो गया था? क्योंकि देखो सबसे बड़े भूमध्य सागर में लटका हुआ है
अब जो भी ट्रेड आता है, जो व्यापारी आते थे तो मिस्र और तुर्की के लोग उसे क्या करते, लेते थे और लेके इटली के माध्यम से कहाँ घुस जाते थे, यूरोप में। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, खूब मसाले बेचते थे भरपूर, ये दोनों भी कमाई करते थे, इटली भी कमाई करता था। तो इटली अपने आप में क्या था, प्रभुत्व हो गया था, मजबूत हो चुका था पैसे के मामले में, आर्थिक रूप से। तो ये हो गया था। तो ये बेटा यहाँ से इस तरीके से ट्रेड रूट से व्यापार हो रहा था। पर यहीं पर बेटा आपको बताओ, जहाँ व्यापार हो रहा था, पर यूरोप में बेटा एक क्या था, इसी इटली के अंदर क्या है बेटा, इटली की राजधानी क्या है, रोम। रोम, तो रोम जो है बेटा, रोम में ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या था, रोमन साम्राज्य था। कौन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य था। और रोमन साम्राज्य जो था बेटा ना, तो रोमन साम्राज्य का रोम में, यूरोप में अगर कहा जाए, ऐसे समझिए बेटा, अगर ये यूरोप है तो यूरोप में 400 बीसी में कह सकते हो एक तरीके से, अगर 400 बीसी की बात करेंगे तो यहाँ किसका शासन था बेटा, रोम साम्राज्य का शासन था। किसका था, रोम साम्राज्य का शासन था। किसका शासन था बेटा, रोम साम्राज्य का। अब जब रोम साम्राज्य का शासन था ना, तो रोम साम्राज्य बेटा ध्यान देना, ये दो भागों में बटा हुआ था। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य था, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य था। ये जो रोमन साम्राज्य था ये दो भागों में बटा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, अब ये क्या था बेटा, अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ध्यान देना, तो ये क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य था बेटा। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था ना बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य के ऊपर क्या हुआ, 477 बीसी में क्या हुआ, जर्मन ने इसके ऊपर क्या किया बच्चे, आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर कर दिया बेटा, किसके ऊपर कर दिया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के ऊपर। और इसके ऊपर जर्मन ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिससे पश्चिमी यूरोप का साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया इसके बच्चे, पतन हो गया। अब पतन हो गया तो बच्चे से क्या हो गया, ये तो समाप्त हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात अगर बताए बेटा, तो ये क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य था। अच्छा एक बात और जान लीजिए बेटा, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था बच्चे ना, तो आप एक चीज बात समझिए बच्चे, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, तो ऑलरेडी बेटा यह ध्यान देना, यूरोप में ये मध्यकाल में बड़े ही अपने वर्चस्व में आ गए थे। क्यों आ गए थे, अच्छा बताओ, यहाँ क्या था बच्चे, अगर मैं आपसे करूँ तो यहाँ की विशेषताएं क्या थी यूरोप की, पूरे यूरोप की विशेषता बता रहा हूँ बेटा। यूरोप की विशेषता क्या थी बेटा, आप समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। हर एक ट्रेड को रोमन अगर देखा जाए तो यहाँ रोमन अंपायर कहाँ पर है, इटली वाले एरिया में है। तो इस तरीके से ऑलरेडी क्या था, प्रभुत्व था। तो इस एरिया में बच्चे क्या हुआ, तो इस एरिया में सबसे अधिक बेटा क्या हुआ, राजतंत्रात्मक शासन था। कैसा शासन था, राजतंत्रात्मक शासन था बेटा। यहाँ पे यहाँ राजतंत्रात्मक शासन था बेटा। अंधविश्वास बहुत ज्यादा था बेटा। अब अंधविश्वास की अगर बात करूं तो ऐसे समझो बेटा, अंधविश्वास की बात अगर यहाँ पे ऐसे समझो, अगर पोप अगर फल, अगर वृक्ष से अगर फल गिर जा रहा है तो पोप क्या कहता है, कहता है यह फल इसलिए गिरा है क्योंकि ईश्वर आपको भोजन देना चाहता है। अब देखिए, जहां इस प्रकार का अंधविश्वास बना हुआ है, तो न्यूटन ने आया ना, बताया ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण फल नीचे गिरा है। और जब तक नहीं आया था तब तक पोप ने क्या बताया, ईश्वर आपको फल देना चाहता है इसलिए गिरा है। तो समझ रहे हैं, अंधविश्वास बहुत ज्यादा था बेटा। धर्म का क्या था बेटा, धर्म का बोलबाला था बेटा। धर्म का क्या बच्चे, बोलबाला था। यह धर्म बोलबाला था बेटा। और धर्म में सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका था बच्चे, पोप का। किसका था बच्चे, पोप का। और पोप का था, तो इस कारण से बेटा यहाँ सामाजिक क्या थी बेटा, सामाजिक दास्ता थी, सामाजिक दास्ता थी। समझिएगा, अगर ये सब सारी चीजें वहां पे क्या थी बेटा, विद्यमान थी। सामंतवाद क्या था बेटा, एकदम प्रभाव में था। सामंतवाद क्या था बच्चे, सामंतवाद क्या था बच्चे, प्रभाव में था। तो ये सभी चीजें इसके पास क्या थी बच्चे, विद्यमान थी। कहाँ पे, यूरोप में। अब बताओ, यूरोप में ये सब सारी चीजें विद्यमान थी। तो ऐसे में हमने कहा पश्चिमी रोमन साम्राज्य के ऊपर क्या हुआ, जर्मन ने 477 में क्या किया, आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो पश्चिमी साम्राज्य क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। अब आपको बताऊं कि रोमन साम्राज्य का कौन सा हिस्सा बचा बच्चे, पूर्वी साम्राज्य। कौन बचा, पूर्वी साम्राज्य। अब इस पूर्वी साम्राज्य की राजधानी क्या थी बेटा, तो इसकी राजधानी थी कुस्तुनिया। क्या थी बच्चा, कुस्तुनिया, कुस्तुनिया। तो कुस्तुनिया इसकी बेटा राजधानी थी। और कुस्तुनिया कहाँ थी बेटा, इसी के आसपास थी, तुर्क के आसपास। सर, तो कुस्तुनिया जो थी, तो कुस्तुनिया बता बेटा, ये कहाँ थी, ये इधर तुर्क के आसपास था। और इस कुस्तुनिया इसकी राजधानी थी। तो हुआ क्या, इस कुस्तुनिया पे ध्यान देना, आके बताऊं,
एक बात और समझिए बेटा, अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हुआ क्या, आप देखते हो कि 612 में मोहम्मद बिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, भारत पे आक्रमण करता है। और जब भारत पे आक्रमण करता है तो जो अरबी, जो मतलब कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, तो जो अफगानी थे, अरबी थे, पूरे थे, ये मुस्लिम जो थे कहाँ आ जाते हैं, भारत में। क्यों? क्योंकि 712 के बाद हिंदू काल का क्या माना जाता है, पतन माना जाता है। जो हिंदू काल था अर्थात प्राचीन इतिहास जो था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन स्थान, क्योंकि गुप्त, उसमें ध्यान देना बेटा, गुप्त वंश था। और गुप्त वंश था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था, एक तरीके से वो पतन पे था। तो ऐसे में गुप्त साम्राज्य एकदम पतन पे था। तो ऐसे में जब ये 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, तो इससे क्या होता है, ये लोग कहाँ एंटर कर जाते हैं, भारत वाले एरिया में। कहाँ कर जाते हैं बेटा, भारत वाले एरिया में। और इस भारत वाले एरिया में पूरी तरीके से क्या करते हैं, अरब वाले सी में पूरी तरीके से कंट्रोल करके व्यापार करते रहते हैं। मतलब कहाँ थे, इस मोहम्मद बिन कासिम एरिया के सभी क्या थे, मुस्लिम थे। और ये सभी यहाँ पे क्या करते थे बेटा, ट्रेड करते थे। तो हुआ क्या, तो उसी समय इस जो कुस्तुनिया था बेटा ना, कुस्तुनिया था, तो यहीं पर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था ना, तो उस समय बेटा शासन किसका था, कुस्तुनिया पे ध्यान देना है। तो ध्यान देना, उस्मानिया साम्राज्य थी। हाँ ना, ऑटोमनी साम्राज्य का क्या था बच्चे, ऑटोमनी साम्राज्य का क्या था बेटा, उस्मानिया साम्राज्य। कौन था, उस्मानिया साम्राज्य। अब बेटा उस्मानिया साम्राज्य क्या करता है, तो उस्मानिया साम्राज्य क्या करता है, 1453 पे इस कुस्तुनिया पे, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी था, इस पे क्या किया बेटा, इसने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर लेने के कारण अब जो ट्रेड हो रहा था, इस ट्रेड को इसने क्या किया, रोक दिया। मेरी बात समझ रहे हैं, इससे पहले इधर से ट्रेड होता था, पर इस ट्रेड को क्या हुआ, पश्चिमी रोमन साम्राज्य तो इसे समाप्त हो चुका था जर्मनी के कारण। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उस पर क्या हुआ, उस्मानिया साम्राज्य ने क्या किया, 1953 में कुस्तुनिया किसकी राजधानी थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की थी। इस पे क्या कर लिया बेटा, कब्जा कर लिया। और जब इस पे कब्जा कर लिया, तो जो इधर से अब जितने व्यापारी आते थे, तो ये इस पे क्या करते थे, बहुत ज्यादा इनसे टैक्स लेना चालू कर दिए थे। और कहें आप ट्रेड करिए, हम रोकेंगे नहीं, पर हम आपके सामानों को सुरक्षा देंगे, पर हमको इतना इसमें से चाहिए। तो इससे जो यूरोपीय लोग थे उनको लॉस होने लगा था। और ऐसे में मिस्र का भी प्रभुत्व कम हो गया, तुर्क का भी प्रभुत्व कम हो गया, कब्जा किसका हो गया, उस्मानिया का। तो ऐसे बेटा ये रूट जो था, ट्रेड रूट था, वो क्या हो गया, बंद हो गया। और जब ट्रेड रूट बंद हो गया, तब करे क्या, तो इसी कारण जब ट्रेड रूट बंद हो गया और यहाँ से व्यापार करने में लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो यूरोपियों को लगा कि अब कहीं ना कहीं एक नए रास्ते की खोज करते हैं, जिससे हमको ट्रेड किया जा सके। और उस समय बेटा दो देश थे, एक नाम था बेटा यहाँ यूरोप के स्पेन, और कौन था बेटा, पुर्तगाल। ये दो देश थे, स्पेन और पुर्तगाल। और स्पेन और पुर्तगाल क्या करते थे, ये दोनों ही ध्यान देना अटलांटिक ओशियन के पास है, और ये थोड़े से समुद्र के अच्छे खास जानकार हैं, और ये जहाज बना लेते थे, समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगाल ने सबसे पहले रास्ते की खोज करने का प्रयास किया बेटा, क्या किया, रास्ते की खोज करने का प्रयास किया। तो बच्चे एक चीज और समझिए मेरी बात को, तो यहाँ से रास्ते की पुर्तगाली क्यों आना चाहे, समझ में आई नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ से रूट क्या हो गया बच्चे, बंद हो गया। पर जरा हम ये समझते हैं, जब उस्मानिया साम्राज्य ने यहाँ पे पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया, व्यापार रुक गया, तो उससे समस्याएं क्या हुई भैया, कोई ना कोई समस्या तो होंगी, नहीं होगी। तो जाहिर सी बात बेटा, इससे क्या होगा, जाहिर सी बात जब उस्मानिया साम्राज्य ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो जाहिर से व्यापारिक गतिविधियां क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, व्यापारिक गतिविधियां क्या होगी, अवरुद्ध हो गई। इसके साथ बताओ धर्मांतरण होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ये सभी ईसाई पोप को मानने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, धर्मांतरण का मात्रा क्या होगी, धर्म परिवर्तन की क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। क्या होगा, पहली बात तो क्या होगा बच्चे, तो पहला बात तो समझ में आ गया कि क्या होगा, व्यापारिक अवरोध गतिरोध होगा, व्यापारिक गतिरोध होगा। साथ साथ में क्या होगा भैया, धर्मांतरण का प्रारंभ होगा, पुनर्जागरण का प्रारंभ होगा, क्योंकि नई प्रबोधन नई क्षमताएं जाएंगी। हाँ, इसके साथ साथ विश्व के नए रास्तों की क्या होगी बेटा, खोज होगी। अच्छा, इसके साथ साथ यूरोप में जो दार्शनिक होंगे वो कहाँ आएंगे। अब जाहिर सी बात है, उस समय रोम साम्राज्य अपने आप में सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा था, पैसा यहाँ भी था, और राजा भी कहाँ था, यही था, राजतंत्र कहाँ था, यूरोप में था, यहाँ इटली में था। तो जो यूरोप के दार्शनिक थे वो आके कहाँ रहने लगे, क्यों, क्योंकि संरक्षण
इनको कवियों को संरक्षण कहाँ मिलता है? राजा के पास ही तो मिलता है ना। तो ये लोग कहाँ आ जाएंगे बेटा? कहाँ मिलेंगे? इटली में। तो आपको इसीलिए इटली में बेटा अधिक से अधिक कवि, अधिक से अधिक जितने भी पोएट वाले होंगे सब कहाँ मिलते हैं? इटली वाले एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको शरण मिल गया, राजा के संरक्षण में रह के काम करने लगे, कोई समस्या है ही नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं? तभी तो मैंने विथ आपको मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से क्या समस्या हुई। अब इनको थोड़ा सा विधिवत तरीके से हम लोग समझते हैं ना। अभी तो मैंने एक तरीके से आपको फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश किया। अगर ये अब मैं देख के नोट्स बनाना चाहेंगे तो समझ रहे हैं ना क्या होने वाला है आपके साथ? समझ नहीं आएगा कौन चीजें कहाँ पर लिखी है, पर इतना तक है कि आप बात समझ गए हैं कि किससे क्या हुआ बच्चे। तो आइए जरा सा इन चीज को हम लोग क्या करते हैं बेटा आगे पढ़ लेते बच्चे। तो चलिएगा तो देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या डालेंगे बच्चे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन ना बच्चे। अब यहां से आप मेरे साथ क्या करेंगे? नोट्स बनाते हुए चलेंगे बच्चे। क्या करेंगे? अब मेरे साथ यहाँ से नोट्स बनाते चलेंगे और साथ साथ में अभी मैं समझाने के बाद इसको पूरी तरीके से आपको डिटेक्ट भी करवा दूंगा, बोल दूंगा ना। तो बच्चे सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया क्या था बच्चे? हमको देखना है यूरोप। क्या देखेंगे बच्चे? यूरोप। अगर यूरोप की बात करेंगे बेटा तो यूरोप में क्या हुआ? 400 बीसी में क्या था बेटा? आप बता सकते हो रोमन साम्राज्य का क्या था? शासन था। किसका शासन था बेटा? अब एक बार बता चुका हूं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। 400 बीसी में रोमन साम्राज्य का शासन था ना बच्चे। अब जो रोमन साम्राज्य था बेटा ये क्या हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था ना। रोमन साम्राज्य क्या हुआ बच्चे? दो भागों में बटा था। और दो भागों में बटा था बच्चा, तो कौन कौन से दो भागों में बटा था बच्चे? ये एक तो बच्चे था हमारे पास क्या था? पूर्वी रोमन साम्राज्य था बेटा, और दूसरा कौन था बच्चे? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो ध्यान देना बेटा, एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, दूसरा कौन था बच्चे? पश्चिमी। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी बेटा? इसकी राजधानी थी रोमा। क्या थी बच्चे? इसकी राजधानी क्या थी बच्चे? अगर पूछा जाए इसकी राजधानी क्या थी बच्चे? राजधानी इसकी राजधानी थी बच्चे रोमा। रोमा। और रोमा कहाँ था प्यारे? इटली में। कहाँ था बच्चे? इटली में। वहीं पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी बच्चे? तो ध्यान देना कुस्तुतुनिया थी। कहाँ थी बेटा? इसकी राजधानी की अगर बात करेंगे बच्चे, अभी मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूं बेटा, अभी इसको मैं क्या करूँ? डिटेक्ट भी करा दूंगा। इसकी राजधानी क्या थी? ध्यान देना बच्चे क्या थे? कुस्तुतुनिया। और कुस्तुतुनिया कहाँ थी बच्चे? तुर्की, टर्की ना, इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य बोल सकते हैं, ये टर्की में था बेटा। अब यहाँ क्या हुआ था? पश्चिमी रोमन साम्राज्य में क्या हुआ था? मैंने आपको समझाया था, यहाँ 470 बीसी में जर्मन जाति ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था ना। तो अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ क्या हुआ था? 477 बीसी में जर्मन जाति ने विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? 470 बीसी में जर्मन जाति ने क्या कर दिया बच्चे? विद्रोह कर दिया था। और जब विद्रोह कर दिया तो इससे क्या होगा बेटा? इससे जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य क्या हो गया? पतन हो गया ना, कर दिया, जिससे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इससे क्या हो गया बेटा? पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या हो गया बच्चे? पतन हो गया ना। और यूरोप में मध्यकाल क्या हो गया? प्रारंभ हो गया ना। अगर यूरोप में बात करेंगे मध्यकाल कब से प्रारंभ हो गया? 477 बीसी से ही हो गया। हम लोग तो देखेंगे कितना होगा? 712 बीसी में। तो अगर देखा बेटा, क्योंकि यहाँ सब क्या होगा जिसमें रोमन साम्राज्य का जैसे पतन होता है, तो कर सकते हो, तो आप बोल सकते हैं यूरोप में और
और यूरोप में मध्य काल प्रारंभ हो गया। ठीक है बच्चे। और जब यहाँ पे प्रारंभ हो गया तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस समय यहाँ की विशेषता क्या थी। जब अगर मध्यकाल है तो मध्यकाल की विशेषता क्या है। अब मध्यकाल में विशेषता इसकी क्या होगी बेटा। अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे बेटा हम लोग, विशेषता, अगर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे बच्चे हम लोग तो क्या विशेषता मानेंगे इसकी। आइए, अगर विशेषता की बात करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा विशेषता बेटा आपसे, तो आप यही कह सकते हैं ना सर, क्या मिलेगा, सामाजिक दास्ता। क्या मिलेगी बेटा, सामाजिक दास्ता होगी, मतलब यहाँ दास प्रथा जैसी चीजों को विद्यमान होंगे। अंधविश्वास होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब समझते हैं ना बच्चे, परंपराएं, जो परंपराएं हैं अपने आप में वही सत्य हैं, परंपराएं गलत नहीं हो सकती हैं। जैसे कहीं आपको भूत दिखा दिया गया कि यहाँ भूत होता है, पर वास्तव में भूत है कि नहीं है हमने कभी चेक नहीं किया, पर दूसरे को बता देने से हमने क्या किया, इस बात को मान लिया। क्यों, क्योंकि ये परंपरा है कि भूत है ही नहीं है। अब जैसे शादी में बता दिया कि ये 7 फेरे लेंगे, तभी आपकी शादी हिंदू धर्म के आधार पर सही मानी जाएगी। तो क्या 7 फेरे नहीं लिए तो शादी पवित्र नहीं हुई। पर ये परंपरा है ना, परंपरा हमें जो बता दी गई उस परंपरा को हम क्या करेंगे, मानेंगे। जैसी बात है बच्चे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये होगा। इसके बाद धर्म का क्या होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, धर्म का प्रभाव होगा, अर्थात किसका होगा, पोप का। यहाँ पे क्या था बेटा, वर्चस्व। एक तरीके से बेटा पोप ही शासन करता था, जो कहते पोप अपने आप में क्या था, सब कुछ था बेटा। हाँ हाँ, अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। सामंतवाद का क्या था बेटा, प्रभाव था। यहाँ क्या था बेटा, सामंतवाद का प्रभाव था। इस तरीके से आप देख सकते हो। और राजतंत्रात्मक कैसा था बेटा, राजतंत्रात्मक शासन था, अर्थात क्या था बेटा, शासन था ना। तो ये सभी सारी चीजें वहां पे क्या मिल रही थी, विशेषताएं मिल रही थी। कहाँ पे, 477 बीसी में। तो ये तो कहा थी बेटा किसकी, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की। पूरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य कैसे इसका पतन हुआ बेटा। अब यहाँ देखेंगे, अब कुस्तुनिया में क्या हुआ, टर्की में क्या हुआ बेटा। अब जानते हो आप लोग को, अगर एक चीज पता हो तो 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ था। अगर बच्चे मैं बात करूं तो आप ये बात तो जानते हैं ना, 622 एडी में, 622 एडी में इस्लाम धर्म का उद्भव। क्योंकि इस्लाम धर्म कौन थे, मोहम्मद पैगंबर साहब। अब मोहम्मद पैगंबर साहब 622 ईस्वी में क्या करते हैं, इस्लाम धर्म का क्या करते हैं, नींव डालते हैं। और धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जिहाद का नारा दिया। वैसे वास्तव में जिहाद का नारा ये तो नहीं देते हैं। जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने क्या हो रहा है, कि अपने धर्म की विशेषताओं को बताइए और भी शांतिपूर्वक बताइए। अगर कोई धर्म को मानने के लिए तैयार है तो उसे अडॉप्ट कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आज जिहाद का नारा क्या है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो जबरन उसे मार के मनवाओ। तो ये जिहाद नहीं है। जिहाद का अभिप्राय क्या है बेटा, कि शांतिपूर्वक ढंग से अपने धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म के वैल्यू को क्या करो बच्चे, बढ़ाओ। समझ रहे मेरी बात को। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या था, 622 एडी में इस्लाम धर्म का क्या हो गया बच्चे, उद्भव हो गया। और जब 622 एडी में इस्लाम का उद्भव हो गया तो 1453 में, ध्यान देना बेटा, उस्मानिया साम्राज्य क्या हुआ बेटा। तो यहीं पर बेटा अब हुआ क्या, तो इस्लाम धर्म के आने से कौन आता है, उस्मानिया साम्राज्य। कौन आता है बच्चे, उस्मानिया साम्राज्य। तो होता क्या, अगला पॉइंट, 1453 एडी में उस्मानिया साम्राज्य क्या होगा बेटा, उस्मानिया साम्राज्य क्या करता है बेटा, उस्मानिया साम्राज्य कह सकते हो, कुस्तुनिया पर क्या करता है बेटा, कब्जा कर लेता है ना। कुस्तुनिया, इसको क्या लिखते हैं बेटा, कुस्तुनिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ, कुस्तुनिया।
कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया गया। अब बताओ बेटा, जब इसने कुस्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बेटा? अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा यूरोप के अंदर? अब जाहिर सी बात है, अब इस रूट से मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले में आपको समझाया, जब इस वाले रूट से इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर लेने से अब यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ट्रेड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पड़ेगा बच्चे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जरा देखिए। तो सबसे पहला व्यापार तो यही पड़ेगा ना, व्यापारिक गतिरोध होगा। अगर बेटा इस रास्ते को बंद कर लिया गया तो क्या होगा, व्यापारिक गतिरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा बच्चे, व्यापारिक गतिरोध क्या होगा बच्चे, उत्पन्न होगा। और साथ साथ में और क्या होगा बच्चे, इसके अलावा धर्म का क्या होगा, धर्मांतरण का प्रारंभ होगा। अब भाई यहाँ एक इस्लाम धर्म है, उधर देख रहे पोप का शासन ईसाइयत है, तो धर्मांतरण क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बच्चे, धर्मांतरण का प्रारंभ हो जाएगा बेटा। और क्या होगा बच्चे, और इसके साथ साथ क्या होगा बच्चे, और इसके साथ जब धर्मांतरण प्रारंभ होगा तो नई बातें सामने आएंगी, और नई बातों का आना ही, एलाइटिक होना ही, मतलब किसी चीज को जानना ही क्या होता है, प्रबोधन होता है, पुनर्जागरण होता है। तो कह सकते हो पुनर्जागरण का क्या होगा, प्रारंभ होगा। पुनर्जागरण प्रारंभ होगा। और क्या होगा बेटा, पुनर्जागरण प्रारंभ, और क्या हो जाएगा बेटा, इसके अलावा प्रबोधन होगा, मतलब वही नई बातें होना, पुनर्जागरण होना, प्रबोधन होना। और प्यारे बच्चे क्या होगा, प्रबोधन होगा। विश्व के नए रास्तों का क्या होगा, खोज प्रारंभ होगा। विश्व के नए रास्ते का खोज होगा। विश्व के नए रास्तों का क्या होगा बेटा, खोज होगा। बात सही है। यूरोप के दार्शनिकों, लेखक, शिक्षक का रोम में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। क्यों कि रोम उसमें ज्यादा समृद्ध था, बाकी जगह व्यापार होता बेटा। अब तो क्या ले सकते हैं, यूरोप में दार्शनिक, लेखक, कहा सकते बेटा, दार्शनिक, लेखक, समझ रहे ना, दार्शनिक, लेखक, शिक्षक का यूरोप में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। बोलो बच्चे, बात समझे नहीं समझे? तो इससे यूरोप में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। बात सही है बच्चे। और जब स्थानांतरण होगा तो अब जायज सी बात है, अब नए रास्ते की खोज होगी। तो जानते हो कि क्योंकि क्या हो गया, कुछ तो दुनिया में क्या हो गया, कब्जा हो गया। और जब कब्जा हो गया तो व्यापार क्या हो गया, रुक गया। और जब व्यापार रुक गया तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, नए रास्ते की खोज करनी है। और जब नए रास्ते की खोज करना है तो लोग यूरोप से कहाँ आएंगे, भारत में आएंगे। और जब यूरोप से भारत साइड में आएंगे, मतलब भारत की तरफ आएंगे, तब जब भारत की तरफ आएंगे तो भाई भारत की स्थिति उस समय कैसी थी, ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि भारत की स्थिति कैसी थी। क्योंकि आप तो ये समझ पा रहे हैं कि गुप्तकालीन साम्राज्य का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। और वहां से 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर इंटर हो चुका है। अब इंटर हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि हिंदू काल का समापन हो रहा है। अब भारत के अंदर मध्यकाल क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। मतलब एक नए धर्म का उद्भव हो रहा है देश के अंदर। और जबकि वही यूरोप के अंदर अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यूरोप के अंदर धर्म का अपने प्रभाव है, वर्चस्व पे है, सब कुछ वहां पे क्या है, वो अपने चरम सीमा पर है। अब यहाँ तक कि आपको बताऊं कि यहाँ यूरोप के लोग इतने ज्यादा धनाढ्य हो गए थे कि वहाँ के महिलाएं भारत के लोग इतना ज्यादा एडिक्ट भी हो गई थी। आपको बताऊं, जब व्यापार चालू होगा तो समझिएगा, वो अगर तौलिया भी रखती थी तो शाही मलमल के कपड़े के रखती थी, इतने ज्यादा एडिक्टर हो गए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, यूरोप के पास तो समस्या समझ आ रहा है कि यूरोप में कहानी ये समझ आ रही है, यूरोप की स्थिति क्या हो गई बच्चे, डाउन हो गई है। मतलब यूरोप में क्या हुआ, दुनिया की स्थिति डाउन होने का मतलब ट्रेड उसका क्या हो गया, बंद हो गया है। और जब उसका ट्रेड बंद हो गया है तो भैया उस ट्रेड को जो चाहता है कि हमारा ट्रेड पूर्वी देशों के साथ क्या हो, बना रहे। पर भारत में ऐसी स्थिति क्या है, भारत क्यों व्यापार करना चाहता है। अब भारत के अंदर भी तो स्थिति को देखना पड़ेगा जब ये लोग आ रहे हैं, है कि नहीं है। पहले यहाँ तक नोट डाउन है आप लोग का, जस्ट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। अभी तो मैं इन सभी को की पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ ना।
अब इन सभी को मैं आपको डिटेक्ट करा दूंगा बाकायदे से। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक की बातों में? चलिए, अच्छी बात है। चलिएगा, इसको आप लोग बाद में क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो देखकर, क्योंकि आपके पास दोनों क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। पर कोशिश क्या करिए कि साथ में आप क्या करिए, नोट डाउन भी कर लिया करिए ना। आइए आइए बच्चे, आगे देखते हैं ना। अब देखो बच्चे, थोड़ा सा बात हम देखते हैं। अब यूरोपीय कंपनियों का क्रम, अब यूरोपीय आना तो चालू करते हैं, हम तो अभी एक एक करके पढ़ेंगे ही। अगर देखेंगे यूरोपीय आने क्रम अगर बात करते हैं तो कैसे कोई यूरोपीय आया, तो आप ये भी जानते हैं बच्चे, अगर यूरोप के अंदर जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे बेटा, यूरोप के अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे, तो आप एक चीज़ जानते हैं बेटा कि यूरोप के पास क्या है, यूरोप में दो देश है, एक पुर्तगाल है और कौन है, स्पेन है। और दो के दोनों के जो किनारे हैं वो किसके, अटलांटिक ओशन के किनारे हैं, तो समुद्रों से क्या है बच्चे, परिचित है। तो सबसे पहले यूरोप के ही लोग रास्ते के नए खोज पे क्या करते हैं, निकलते हैं, है कि नहीं है। अब इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे, तभी भारत की स्थिति देखेंगे, भारत में स्थिति क्या है, कैसे है ना। तो जरा सा हम देखते हैं यूरोपीय कब, मतलब देखेंगे कौन कैसे आया, पहले उनका आने का क्रम देखते हैं ना। यूरोपीय यूरोपियों के आने के क्रम बेटा, हो सकता है यहाँ से एक ठो प्री में क्वेश्चन बन ही जाता है बेटा। यहाँ से अभी जो भी बातें करेंगे बेटा, किसके लिए बात रहेंगे, तभी सारी बातें किसके रहेंगे बच्चे, प्री के लिए रहेंगे। किसके लिए रहेंगे, प्री के लिए रहेंगे। तो सबसे बेटा आने क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया यहाँ पे, आने क्रम सबसे पहले देखेंगे तो कौन है बेटा, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन है बेटा, पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन है बेटा, तब पुर्तगाली बाद ध्यान देना कौन है बेटा, डच आए हैं। कौन है, डच। दूसरे नंबर कौन है बच्चे, डच आए हैं। तीसरे नंबर कौन आए हैं, अंग्रेज आए हैं। नहीं, अंग्रेज बेटा, मतलब देखिए मैं मुख्य मुख्य देशों को बता रहा हूँ जो वर्चस्व में रहेंगे, जिनसे हमारा संघर्ष होने वाला है। और उसके बाद चौथा नंबर बेटा क्या जानेंगे आप लोग, फ्रांसीसी। किसको डालेंगे बेटा, ये फ्रांसीसी। तो ये बेटा इनके आने का क्रम है। और दूसरी बात है बेटा, इनकी स्थापना के क्रम में अगर देखेंगे तो कौन होगा, और स्थापना के क्रम में देखेंगे बेटा तो क्या हो, यूरोपियों के आने क्रम में, अगर स्थापना के बच्चे बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा कौन, पुर्तगाली अपनी कंपनियों की स्थापित करेंगे। देखो स्थापना वाला होता है कि उन्होंने भारत में आया जरूर, पर कंपनी स्टेब्लिश कौन पहले किया, तो सबसे पहले कौन किया बच्चे, पुर्तगाली किए। फिर कौन किया बच्चे आप लोग को, तो आपको बताओ, फिर कौन किया, अंग्रेज किया। कौन किया बच्चे, अंग्रेज किए। और फिर कौन किया बच्चे, डच किया। और फिर कौन किया बच्चे, फ्रांसीसी। कौन किया बच्चे, फ्रांसीसी। समझ बच्चे, तो ये सभी क्या किए, ये आने क्रम है, ये जाने क्रम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखिए सन पे किसी कुछ से नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पेपर में जो चीज़ें आ सकती हैं हम उस पर ध्यान देंगे। अब वो घिसे पीटे क्वेश्चन है कि अब सन पूछे जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, नकल मार के सन लिखवा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है, अपने पास तो सारा सुविधा अवेलेबल है। आइए बच्चे, अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे यहाँ यूरोपियो आने का प्रयास करते हैं बेटा, क्या करते हैं ना। अब देखो बेटा, अब आपको बताऊं, सबसे पहले पॉइंट बताऊं यहाँ से, तो 13वीं सदी में बेटा क्या हुआ, 13वीं सदी में क्या हुआ था, 13वीं सदी में बेटा क्या हुआ, मार्को पोलो। कौन था बच्चे, 13वीं सदी में मार्को पोलो, अर्थात क्या, मार्को पोलो 1487 में, 87 में चीन आया था, और चीन आया था, और बेटा इन्होंने क्या था, पूर्वी व्यापार के बारे में यूरोप के लोगों को बताया ना, कि यहाँ से चीन और जो पूर्वी देश है उनसे व्यापार करना क्या है, बहुत लाभ का है। समझ रहे बच्चे, तो क्या आया था, और कहाँ आया था, चीन बेटा, चीन लिखा हो ना, देखो चीन, ये
13वीं सदी में मार्को पोलो आया था और कहा था चीन में आया था, चीन आया था और पूर्वी व्यापार से यूरोप को अवगत कराया था कि पूर्वी देशों से बेटा व्यापार किया जा सकता है, वो लाभ का है। बात समझे बच्चे? फिर उसके बाद बेटा एक व्यक्ति और उसके बाद और चलता है, प्रयास करता है। कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। कौन था बच्चे? उसके बाद इनका आने का क्रम सिलसिला चालू होता है। बार्थोलोम्यू डियाज। अब बेटा जो बार्थोलोम्यू डियाज था ना, इसके बारे में बेटा क्या पॉइंट है? इसने बेटा ध्यान देना चलना चालू तो किया, ध्यान देना बेटा, इसने चलना चालू किया, पर अफ्रीका में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है केप ऑफ गुड फूड। हाँ, उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। आप जैसे अफ्रीका को बेटा जब पढ़ेंगे, ये है इस तरीके से जब यहाँ पे आएंगे, अफ्रीका के तट पे आएंगे, आप देखेंगे ना तो यहीं पे पड़ता है, क्या बेटा पड़ता है? यहाँ नीचे ले देगा सर पे, ये क्या पड़ता है? केप ऑफ गुड होप पड़ता है ना। तो सिर्फ वही तक आ चुका आया, बस उसके आगे समझ नहीं पाया कि किधर चलना है। हाँ सर यूरोप का था। हाँ, यूरोप की सारी बातें किसकी? यूरोप। तभी समझ रहे हैं? तो ध्यान दें बच्चे, तो ये यहीं पर क्या हुआ बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पूछिए, कोई आपत्ति नहीं। और यही भी ध्यान देना बेटा, यही क्या है? गिनी का तट है। ध्यान देना क्या है? गिनी का तट। तो गिनी का तट कहाँ बेटा? तब याद रखिएगा गिनी की खाड़ी कहाँ है? गिनी की खाड़ी कौन है? यहीं पर है ना, अफ्रीका के किनारे, जस्ट ये वाली गिनी की खाड़ी बोलते हैं इसको। तो बताओ ये कहाँ तक है बेटा? तो ध्यान देना, ये कह सकते हो इसके बारे में, यह अफ्रीका, क्या बेटा ये कह सकते हो? अफ्रीका के, ये भी कब आया था? अगर पूछा जाए बेटा कब चला था, ये भी कब चला था? 1487 में चला था। और ये कहाँ चल पहुंचा था बेटा? केप ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ बच्चे? अफ्रीका ना, कहाँ है? अफ्रीका। ये चला बेटा। इसके बाद फिर कौन है बच्चे? ये तो बार्थोलोम्यू। इसके बाद बेटा जानते कौन चला था? डोम हेनरी। कौन था बेटा? डोम हेनरी। डोम हेनरी ये कौन था बेटा? ये था नेविगेटर था। नेविगेटर किसे बोलते हैं? जो समुद्रों के बारे में जानता है। और वास्तव में एक तरीके से ये उस समय क्या था बेटा? ये राजा था। क्या था बच्चे? राजा था डोम हेनरी। और डोम हेनरी पहली बार क्या करता है? यूरोप के रास्ते की खोज करने का प्रयास करता है। अब ये बेचारा जब चलता है ना, तो राजा आदमी था, समझ रहे हो? तो राजा आदमी था बेटा। तो ये क्या हुआ? ये जो गिनी ऑफ तट था ना, अफ्रीका वाला, हमने बताया था ना, तो ये बस यहीं से यहीं तक आ पाया था। यूरोप से चला तो, पर यहीं तक आकर पाया था, आगे ये नहीं पढ़ पाया। चल भाई, किधर गया? कोई बैठा है क्या यार? हटो भाई, तभी कर रहे हैं यार, क्या उन्हें काम कर रहा है। हाँ, ये भी पढ़ने आ जाते हैं ना, यूपीएससी की तैयारी ये लोग बहुत बड़ा ईमानदारी से करते हैं, डेली आते हैं मेरे क्लास में। देखिए राजा था। अब ये कहाँ पूछा था बच्चे? तो ध्यान देना, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी। और गिनी खाड़ी बेटा कहाँ पर है? अफ्रीका में ना, ये आता है बच्चे। इसके बाद बेटा अब कौन चलता है? एक व्यक्ति और चलेगा जिसका नाम है बच्चे, क्या है? कोलंबस ना, कोलंबस। और कोलंबस कब चलता है बच्चे? तो कोलंबस जानते हो कब चलता है? 1492 चलता है। और कोलंबस कहाँ का था बच्चे? स्पेन का था। और कब चलता है? 1492 चलता है। पर बेटा इसको आना तो था भारत को, पर गलती से खोज किसका कर देता है? यूएसए का ना। तो ध्यान देना है, यह यूएसए का। अमेरिका ना? अरे भाई बात वही ना, यूएसए लिखा हो ना, संयुक्त राज्य। तो एक स्टेट राज्य। अरे भाई उसी की बात हो गया, अमेरिका ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, अमेरिका है, मैं लिख देना। नहीं ऐसा पढ़िए कि हम उस समय फील कर रहे हैं ना जिसमें खोज हो रही है। अमेरिका की खोज किया था, ठीक है बच्चे, ये था। इसके बाद बच्चे कौन चलता है बच्चे? तो ध्यान देना, अब राजा कौन आता है? तो उसमें वहां का राजा बनता है डोम मैनुअल। कौन बनता है? डोम मैनुअल। पुर्तगाल का राजा। तो पुर्तगाल का राजा कौन था बेटा? जिसका नाम था डोम मैनुअल। बेटा जो डोम मैनुअल था बेटा, ये क्या था? डोम मैनुअल राजा था। कहाँ का था बच्चे? पुर्तगाल का।
इसी के अध्यक्षता में, समझिएगा, इसी के दो मोन्यूल के अध्यक्षता में क्या हुआ, 4 बड़े बेड़े जहाज वास्को डी गामा के साथ इसे भारत तरफ क्या किया, रवाना किया गया है कि आप जाइए और भारत के एक नए रास्ते की खोज करके आइए। समझ रहे हैं? तो उसमें वहां का राजा कौन था, पुर्तगाल का राजा। 2 मैनुअल था और 2 मैनुअल के अध्यक्षता में क्या होता है, ध्यान देना, कुल 4 बेड़े, जहाज के कितने बेड़े भेजे जाते हैं बेटा, 4। तो ध्यान देना, जहाज के कुल 4 बेड़े भेजे जाते हैं। और जहाज के बेटा जब 4 कुल बेड़े भेजे जाते हैं तो ये निकलता है, कौन निकलता है बेटा यहाँ से, इन्हीं की अध्यक्षता में भेजे जाते हैं। और उसी में कौन होता है, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कब आता है बेटा भारत में, तो आप जानते हो 1498 ना, 1498 भारत कितनी बार आया था बेटा, 3 बार आया था। 1498 हो गया, 1502 हो गया और 1524। और 1524 जब आता है तो केरल में ही बेटा क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, केरल के कोच्चि में इसे दफना दिया जाता है। पर बाद में फिर इसको निकाल के फिर यूरोप लिया जाता है, पुर्तगाल लेके जाया जाता है। तो ध्यान देना, वास्को डी गामा भारत को कितनी बार आया, 1498। तो पूछा जाता है वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 आया था। और जब आया था बेटा वास्को डी गामा तो इससे और सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चे। क्या बनेंगे, आइए जरा सा हम सोच रहे जो भी क्वेश्चन बने एक ही स्लाइड पे आ जाए। अब बेटा ध्यान देना, जब वास्को डी गामा भारत आया तो ध्यान देना बेटा, सबसे बड़ी क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चे, तो ध्यान देना, जब भारत आया तो ये भारत आया तो इसकी सहायता किसने किया था, क्योंकि जब ये चला था ना तो ये आकर अफ्रीका के, जब यहाँ अफ्रीका से इस तरफ जैसे मान लीजिए बेटा कि ये अफ्रीका बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। ये नीचे से आते थे क्या पानी? हाँ, क्योंकि रास्ता यही तो था ना, क्योंकि ये वाला रूट तो बंद हो, जानते हो ये क्या था, भुवन सागर था, ये आया था बेटा, यही रुक गया था। अब इसको समझ नहीं आना था किधर जाना था। तो उसी समय अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारी कौन था, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद कौन था, वही मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से जो आए हुए व्यापारी थे। अच्छा। तो वही बताता है कि ये नहीं बताता है भारत कहाँ है, कहा कि मसालों का देश जो है ना इधर से पूरब में है। और वही लेकर के समझ रहे, मसालों का देश कहाँ है, इधर से पूरब में है। तो भाई इतना तो वास्को डी गामा के लिए काफी था ना। तो बेटा ये यहाँ से कहाँ चलता है बच्चे, तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ से तो किसके सहायता से पूछा जाता है बेटा, आया था अब्दुल माजिद। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे अब्दुल माजिद गुजराती व्यापारी की सहायता से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर आया था। कहा था बच्चे, तो ध्यान देना, केरल के काली तट पे आया था ना। तो उसमें यहाँ केरल का राजा कौन था बेटा, तो इसमें केरल का राजा कौन था बच्चे, केरल का राजा कौन था बेटा, जमोरिन। कौन था, जमोरिन। तो जमोरिन इसकी क्या किया था बेटा, जमोरिन ने जो जमोरिन था और उसने इसका क्या किया था, स्वागत किया था बेटा, ठीक है। और इलायची सर की क्या खरीदता है? हाँ बता दे बेटा, केरल के राजा ने क्या किया था बेटा, स्वागत, इसका भरपूर तरीके से इनका स्वागत किया था। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, कई बार पूछा जाता है, जब ये किस जहाज से आया था बेटा, तो कई बार पूछा जाता है कि वास्को डी गामा किस जहाज से आया था, पेपर में पूछा गया है। तो याद रख लीजिए बेटा, साओ गैब्रियल जहाज से। कौन सा था, साओ गैब्रियल जहाज। तो साओ गैब्रियल जहाज से बेटा आया था। अच्छा अपने साथ जानते हो, इसने वास्को डी गामा अपने साथ एक व्यक्ति को भी रखा था, जानते हो कौन सा, द्विभाषी व्यक्ति को। किसको रखा हुआ था बच्चे, व्यक्ति का नाम था कि वो 2 भाषा जानता था? द्विभाषी व्यक्ति। और द्विभाषी व्यक्ति के जानते हो क्या नाम था बच्चे, तो द्विभाषी व्यक्ति का नाम था क्या, फरानो। क्या नाम था बेटा, फरानो मार्टिस। क्या नाम था, फरानो मार्टिस। और ये कौन कौन सी भाषा की जानकारी था बेटा, तो ध्यान देना, ये पुर्तगाली भी जानता था, पुर्तगाली भाषा, और साथ साथ में बेटा क्या जानता था, अरबी भाषा। अब बेटा अरबी भाषा, अब जानते हो कि अरब सागर में ही जाना है, तो अरबी भाषा की जानकार था। तो इससे क्या हुआ, इसको क्या मिल गया बच्चे, मदद मिल गया। किसको मिल गया,
वास्को डिगामा से। और जब यहाँ से वास्को डिगामा व्यापार करके बढ़िया चला, यहाँ से बच्चे जब ये व्यापार यहाँ से जब आया तो स्वागत हुआ ना, तो यहाँ से राजा जमोरिन जो था ना, इसे भेंट उपहार दिया। उपहार में मसाले इलायची सारे कुछ क्या दिया। और जब ये इलायची सारे कुछ लेके गया यहाँ से बेटा ना, तो उन्हीं चीजों को क्या यूरोप में बेच दिया इसने। और जब यूरोप में बेचा तो इसने कुल 60 गुना मुनाफा कमाया बेटा, मुनाफा कमाया। और जब 60 गुना मुनाफा कमाया बेटा ने, तो ये पूरी बात आग की तरह यूरोप में फैल गई कि मतलब अब यूरोप से ट्रेड करेंगे तो हमारे मतलब अगर भारत के पूर्वी देशों से व्यापार करते हैं तो लाभ अधिक है। और सोचिए ये उसके आने जाने के साथ साथ मतलब 60 गुना मुनाफा हुआ, आने जाने के खर्च छोड़ने के बावजूद, मतलब प्रॉफिट बहुत था। अब इसको लेकर क्या होगा, जब ये बात अगर फैलेगी तो इससे क्या हुआ, जो आगे चलकर ये लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे ट्रेड पे कंट्रोल हमारा ही हो। समझ बच्चे, तो ट्रेड पे कंट्रोल हमारा ही हो तो पुर्तगाली तो पहले व्यापार करने के लिए आए। अब व्यापार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। अब नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा तो हम जरा समझेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है, कि भारत में नियंत्रण कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति का जायजा हमको लेना पड़ेगा। हमने आपको कल ही बताया था कि कहीं पर भी आपको अगर कब्जा करना है, कंट्रोल करना है, तो हमको वहाँ की भाषा, संस्कृति, कल्चर, ये सभी के बारे में जानना होगा। समझा बच्चे। तो इस तरीके से पहली बार हमारे भारत में क्या होते हैं बच्चे, पुर्तगाली आते हैं बेटा। पर कुछ क्वेश्चन और बन जाएंगे बेटा, कि और थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा, इसे मैगलेन को क्या कहा जाता है बेटा, इसने समुद्र का माध्यम से विश्व का भ्रमण किया था बेटा। मैगलेन के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा, तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और आप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, यहाँ से लिख लीजिए, इस स्लाइड को यहीं पर पूरा कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना बेटा। मैगलेन तो मैगलेन ने क्या किया बेटा, समुद्र के माध्यम से विश्व यात्रा किया इसने, मतलब समुद्र में खूब बेटा मैगलेन। और कौन था बच्चे, इसके अलावा बेटा आप लोग किसको याद कर सकते हो, पेड्रे कैब्रेल को। सर ये सब वास्को डिगामा साथ है? नहीं बात क्यों बता रहा हूँ, ये सभी है। पेड्रे खोजने की बात करेंगे तो उसके बारे में बेटा, कैब्रेल, पेड्रेल कैब्रेल ने जानते हो किसका खोज किया था बच्चे, ब्राजील का। किसका खोज किया था, ब्राजील का। वही भी बच्चे अगर आपको और बात करूं बेटा, तस्मान, कौन था बच्चे, तस्मान। तो तस्मान ने किसकी खोज किया था बच्चे, ध्यान देना, न्यूजीलैंड का। अगर बच्चे आपको यही बात करूंगा, कुक ने किसकी खोज किया था बेटा, कुक ने खोज किया था ऑस्ट्रेलिया का। बोलो बच्चे, यहां तक की बात, कोई दिक्कत की समस्या आई। तो ये हमने ये समझ लिया कि आने का, पुर्तगालियों का आने का क्या क्रम है ना। अब यहाँ से कोई PYQ भी बनेगा तो आराम से आप कर ले जाएंगे। हाँ, नोट डाउन करिए फट से, फिर आगे बढ़े। क्या सर, क्या हाल है, जलवा है आपका। कहाँ चल बच्चे आगे बढ़ो क्या, यहाँ तक अगर बात समझ गए हो बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट डाउन हो गया, चलिए आइए बच्चे, अब थोड़ी सी बात करते हैं पुर्तगाली। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारे कौन आया बच्चे, पुर्तगाली आया। तब पुर्तगाली आया बेटा, तो सबसे पहली बात देखेंगे पुर्तगालियों के आने का उद्देश्य क्या था भारत में, वो क्यों यहाँ आए। दूसरी बात, अब यहाँ भारत की स्थिति कैसी है ना, पुर्तगाली अगर भारत में आए तो आए ही हैं, अब फिर आने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था। और दूसरी बात हम देखेंगे, इस समय जिस समय पुर्तगाली हमारे भारत के अंदर इंटर कर रहे हैं, इसमें भारत की स्थिति कैसी है ना। आइए तो देखो बच्चे, पुर्तगाली के आने का
उद्देश्य, पुर्तगाली के आने का बच्चे उद्देश्य। आखिर ये पुर्तगाली क्यों आए ना, तो बच्चे ध्यान से अगर देखा जाए तो इसके सबसे पीछे आने का कारण है बेनिस एवं अरब व्यापारियों का व्यापार पे क्या करना था, वर्चस्व को समाप्त करना था। क्योंकि उस समय पूरे अरब सागर में, ध्यान देना, अरबी व्यापारी जो मोहम्मद बिन कासिम समय आए थे ना, वो पूरी तरीके से, अगर भारत की बात करेंगे बच्चे, इसे मान लीजिए बेटा यहाँ भारत में बना रहा हूँ ना, ये बेटा हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। अब भारत है तो आप लोग को इतना तो बच्चा है, पता है ना कि ये बेटा हमारे पास क्या है, इधर साइड में क्या बच्चे, अरब सी है बेटा, ये क्या बेटा, अरब सी है। अब ये इधर हमारा क्या बच्चे, बे ऑफ बंगाल है बेटा। अब अगर मैं बताऊं तो इधर ही आएंगे तो ये हमारा बच्चे क्या, अंडमान निकोबार। इधर इस साइड में देखेंगे तो क्या है, इंडोनेशिया है बेटा, ये क्या है, इंडोनेशिया है बच्चे। अगर एक कहेंगे क्या बच्चे हमारे पास है, अंडमान निकोबार है बच्चे, बस यही बच्चे। अब इधर देखेंगे अरब से, इधर देखेंगे बच्चे तो ये क्या हमारे पास है, श्रीलंका। अब भाई हिस्ट्री का मास्टर है तो कितना बताएगा, समझ रहे ना, हिस्ट्री का मास्टर है ना, मैं बढ़िया बना दे रहा बहुत है। चलिए अब देखिए बच्चे, अब इधर ये क्या बच्चे है, इंडियन ओशियन है। तो जरा सोचिएगा, इस पूरे सी रूट पे, यहाँ जहाँ से जहाँ इंडियन ओशियन लगा, मतलब ये अरब सी है, इन सभी पे अरबी व्यापारियों का क्या था, वर्चस्व हावी था। भारत के इस क्षेत्र में अगर बात करेंगे बेटा, इस पूरे एरिया में क्या था बेटा, अरबी व्यापारियों का वर्चस्व था बेटा। तो यहाँ किसका व्यापारी वर्चस्व का था बेटा। दूसरी बात, अगर बच्चे बात करेंगे भारत के अंदर बात करेंगे बेटा, जैसे बेटा इस एरिया में कौन सा वंश था बेटा, पता है, इधर कौन सा वंश था बेटा, लोधी वंश था। कौन सा था, लोधी वंश था। और लोधी वंश जो था उस समय उसका शासक कौन था बेटा, एमबीटी था। लोधी वंश का उसमें शासक कौन था बेटा, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। अरे सॉरी, कहाँ रहे एमबीटी, कहाँ रहा है, मतलब इसके बाद आएगा ना, सॉरी, इसको यहाँ से कनेक्ट कहाँ कर रहे भाई, लोधी, इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी। हाँ, एक मिनट भाई, हाँ, मतलब एक तरीके से आप समझिए बेटा, यहाँ सीधी बात है, राजा तो बहुत सारे, मतलब क्रम में तो आते नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पुर्तगाली एक दिन की वाली बात है, तो राजा तो कई सारे होंगे, इब्राहिम लोधी जितने भी राजा थे इसके क्रम में लगे हुए थे। तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ लोधी वंश था। अब अगर इधर बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ कौन था बेटा, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य था। कौन सा था, बहमनी साम्राज्य था बेटा, बहमनी साम्राज्य। अब यहाँ बेटा कौन था, ध्यान देना बच्चे, इधर कौन था, इधर कौन साम्राज्य था बेटा, आप लोग बता सकते हैं, इधर विजयनगर साम्राज्य था बेटा। अब बेटा, अब इसके बीच में एक नदी बहती थी, कौन सी नदी बहती थी बेटा, ये नदी कौन थी, तुंगभद्रा नदी। कौन सी थी बच्चे, तुंगभद्रा नदी। अब ये विजयनगर साम्राज्य था बेटा। और जो ये विजयनगर साम्राज्य था ना, तो जब देखेंगे तो एमबीटी के समय ये क्या हुआ था, दो खंडों में बटा हुआ था, इसीलिए उन्होंने एमबीटी वहां लिख दिया था गलती से। अब सुनिए बेटा, अब विजयनगर साम्राज्य भी आगे चल के क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य भी क्या होता है बच्चे, विभाजित हो जाता है। और विजयनगर जो साम्राज्य था बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका भी क्या हो जाता है बच्चा, विघटन। और जब विघटन होता है तो कुल कितने भागों में बढ़ जाता है, 5, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, बिदर और बरार, है ना, ध्यान देना बच्चे। तो विघटन के समय क्या होता है, बीजापुर, गोलकुंडा, ध्यान देना है, बीजानगर हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा, अहमदनगर, बिदर और बरार, अहमदनगर, बीदर, और क्या हो जाएगा बेटा, बरार। समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है, विजयनगर का भी साम्राज्य क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं भारत के अंदर क्या दिखाई दे रहा है बेटा,
तो इधर देख रही है छोटे छोटे खंडों में क्या हुए थे, बटे हुए थे। बहामनी साम्राज्य। बहामनी साम्राज्य एक तरीके से क्या हुआ था, पूरी तरीके से विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया, 5 खंडों में बट गया था। विजयनगर। अरे भाई बहामनी साम्राज्य था, पहले बहामनी साम्राज्य 2 खंडों में टूटा। बहामनी साम्राज्य और विजयनगर पहले अलग थे। अब विजयनगर का क्या हुआ था, विजयनगर का ही विखंडन हुआ था ना। अब विजयनगर बहामनी का विखंडन होगा, 5 बनेंगे ना। किसके, बहामनी के कि हाँ, विजय। ये बहामनी के विखंडन होगा, विजयनगर अभी नहीं होगा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसके कुल कितने खंडन हुए, 5 हुए हैं, याद रखिएगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हाँ सर, कंफर्म। चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान देना, इसके विभाजन दौरान ये कुल कितने खंडों में बढ़ जाते हैं, 5। कौन कौन से, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और क्या था, बीदर था। और जब विघटन हो जाता है तो ऐसे कंडीशनों में तो भारत क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशनों में भारत क्या हुआ, टूटा हुआ है, बटा हुआ है कई खंडों में, तो शक्तियों का एकीकरण तो है नहीं। तो ऐसे बच्चे जब ये आएंगे तो यहाँ पर किसका वर्चस्व है, अरबी व्यापारियों का वर्चस्व है। तो ये क्या चाहेंगे, अरबी व्यापारियों का वर्चस्व क्या हो जाए, समाप्त हो, तभी तो यहाँ शासन कर सकते हैं बेटा ना, व्यापार कर सकते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य था बेटा बेनिस और अरबी व्यापारियों पर क्या करना, बेनिस एवं अरब व्यापारियों का वर्चस्व समाप्त करना था। इसके बाद दूसरा काम क्या था बेटा इनको, दूसरा काम क्या था इनको, तो दूसरा काम था अपने ईसाई धर्म का क्या करना था बच्चे, प्रचार करना था ना। ईसाई धर्म का क्या करना था, प्रचार करना। और भारत के साथ क्या करना बेटा, भारत के साथ व्यापार करना, ठीक है। तो ये सभी उद्देश्यों के कारण ये कहाँ आते हैं बच्चे, भारत में आते हैं, ठीक है। पुर्तगालीज, पानी बोलिए खोल के ना। चलिए नोट डाउन करिए फिर सब लोग। Yes. हो गया, लीजिए। चलिए देखिएगा, इसको आप लोग ये कर लीजिएगा। इसका बहमनी साम्राज्य का ना, क्योंकि बहमनी साम्राज्य ही कितना भागों में टूटा था बच्चे, 5 भागों में ना। इसको एरो बना लीजिएगा यहाँ से, ये गलती से एरो उधर लग गया था, तो इसको हिसाब से करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब देखिएगा, इस प्रकार से पुर्तगाली हमारे भारत में क्या क्या बेटा आ गए ना। और जब पुर्तगाली आ गए तो भारत की स्थिति भी समझ रहे हैं कैसी है, आपको भारत में स्थिति भी आप समझ रहे हैं कैसी है, कि भारत में क्या हुआ है, छोटे छोटे खंडों में क्या हुआ है, बटा हुआ साम्राज्य है ना। तो इन्होंने सबसे पहले किसको भेजते हैं बेटा, तो सबसे पहले कौन आता है, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, कौन आता है, तो डालेंगे पहला गवर्नर कौन आता है बच्चे, हाँ तो पहले नंबर डालेंगे फ्रांसीसी
डी अल्मीडा। तो बेटा फ्रांसीसी डी अल्मीडा आता है तो कब से कब इसका टाइम पीरियड होता है? 1505 से लेकर 1509 के मध्य में कौन आता है? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। तो बेटा ये करता क्या है? सबसे पहले इसे ध्यान देना बेटा, क्या कहते हैं? समुंदर का स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्वेश्चन क्या बन जाएगा इससे? इसे क्या बोलते हैं? समुंदर का स्वामी कहते हैं। कहते हैं क्यों बेटा? क्योंकि इसके क्या लाया था बच्चे? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाया था बच्चे? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था बेटा, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने क्या किया था? लाया था ना। अच्छा क्यों? क्योंकि इसने क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं नीले पानी की नीति। क्या बोलते हैं बच्चे इसी को? नीले पानी की नीति। तो बेटा याद करिएगा, इसने निकाला था बेटा नीले पानी की नीति लाया था ना। मतलब पूरे पानी जो अरब पूरा व्यापारी थे ना, वहां पे पूरी तरीके से समुद्र में अगर किसी को घुसना है तो कंट्रोल किसका होता था? फ्रांसीसियो का होता है। मतलब इसका था, इसने पूरी तरीके से पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। अब अगर कोई भी अरब सागर में इंटर करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से इन्हें नीले पानी की नीति लाए और पूरी तरीके से इसको क्या किया उन्होंने? अरब सागर चारों तरफ एरिया को क्या किया बच्चे? कंट्रोल कर लिया ना। ध्यान देना। अब इसने बच्चे और क्या किया बेटा? तो ध्यान देना, इन्होंने फर्स्ट इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी बेटा? 1503 में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोच्चिन में ना। अगर फैक्ट्री की बात करेंगे बेटा, फैक्ट्री तो याद करिए बच्चे, अगर पहला फैक्ट्री की बात करेंगे बेटा तो कहाँ खुला था? कोच्चिन में खुला हुआ था। और कोच्चिन में कब खुला था? 1503 में। उसके बाद बेटा सेकंड, ये तो देखो उसके आने से पहले खुला हुआ है, पर जब इसने आया था तो सेकंड बनाया था। और सेकंड जो फैक्ट्री खुला था कब खुला था? 1505 में। और कहाँ खुला था बेटा? कुन्नूर में। कहाँ खुला था? कुन्नूर में ना। तो ध्यान देना बेटा, कुन्नूर, कुन्नूर। और कब खुला था? 1505 में ना। ये तो देखो आया है कब? 1505 में आया है। पर पहली फैक्ट्री अगर पूछ ले कब खोला गया था? कोच्चिन में खुला गया था 1503 में। और इन्होंने कुन्नूर में कब खुला था? 1505 में ना। ये किया था बेटा। इसके अलावा बेटा इन्होंने और क्या किया था बेटा? इन्होंने चौल का युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था बेटा? चौल का युद्ध। और चौल के युद्ध में बेटा इसने क्या लड़ा था? चौल का युद्ध। और चौल का युद्ध बेटा कब होता है? तो चौल का युद्ध होता है 1508 में। कब होता है? 1508 में होता है। और 1508 में चौल के युद्ध में क्या होता है? किससे होता है? कौन कौन होगा बच्चे इस युद्ध में? एक तरफ तो होगा कौन? फ्रांसीसी डी अल्मीडा था बेटा। और दूसरे तरफ कौन थे बच्चे? तो दूसरे तरफ थे बेटा कौन थे? अरब और तुर्की गुजराती व्यापारी थे। कौन थे? अरब प्लस तुर्की प्लस गुजराती व्यापारी। तो इसमें बेटा होता क्या है गुजराती व्यापारियों में? तो अल्मोड़ा क्या होता है बच्चे? अल्मीडा हार जाता है, गुजराती ये सभी व्यापारी क्या होते हैं? जीत जाते हैं। समझ रहे हैं? तो जस्ट इसी के बाद इसने फिर दूसरा युद्ध लड़ता है। और दूसरा युद्ध कब लड़ता है? दीव का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? दीव का युद्ध। और दीव का युद्ध कब होता है? 1509 में। अब ये किसके किसके बीच में होता है बेटा? इस समय भी कौन होता था? फ्रांसीसी था डी अल्मीडा। और कौन थे बेटा? आप समझ लीजिएगा, संयुक्त अरब व्यापारी। सभी जितने अरब व्यापारी मतलब उसमें जितने व्यापारी थे सभी, मतलब सब अरब सागर में जितने व्यापार करने वाले थे सभी थे। और उसमें क्या होता है? फ्रांसीसी अल्मीडा जीत जाता है, वे सभी क्या होते हैं बच्चे? हार जाते हैं। समझ रहे हो? अब इस तरीके से इसने पूरी अरब सागर के अंदर क्या किया था? अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था। पर ये जैसे इसके बाद जीतता है तो इसी के बाद इसे क्या किया जाता है? फ्रांसीसी डी अल्मीडा को बुला लिया जाता है पुर्तगाल में वापस। और फिर दूसरा कौन आता है बेटा? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन आएगा? अल्फांसो दी अल्बुकर्क आएगा। चलिए यहाँ तक की बातें होगी पीछे। किसी को कोई समस्या? चलेगा बच्चे। तो यहाँ तक नोट कर लिए बच्चे। तो ये तो आपके की पॉइंट के तौर पे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं बेटा। अब डालेंगे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या डालेंगे? अल्फांसो
किसको डालेंगे बेटा? अल्फांसो दी, क्या लिखेंगे? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क आएगा बेटा 1509 में वो गया है, तो 1509 से कब तक रहेगा? 1515 तक ना, 1509 से 1515 तक। देखो बच्चे, अब यह बच्चे ध्यान देना, इसे हम लोग ध्यान देना बच्चे क्या करते हैं, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? पुर्तगालियों का। क्यों? इसने बहुत सही काम किया था। इसने किया क्या था बेटा कि उसमें ध्यान देना, मैंने कहा था कि बहमनी साम्राज्य जो था 5 भागों में बट चुका था। किसमें टूट गया था बेटा? बिदर में, बरार में, बीजापुर में, गोलकुंडा में, अहमदनगर में टूटा हुआ था। तो इसने क्या किया था बेटा ना, इसने क्या किया था, बीजापुर के शासक उसमें यूसुफ आदिल थे, यूसुफ आदिल थे, और यूसुफ आदिल को उसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, और गोवा पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। समझ रहे हैं? अब भारत में तटीय एरिया देखेंगे तो क्या हुआ, भारत 5 खंडों में बटा हुआ था, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में बटा हुआ था बेटा, तो इसमें क्या किया था बेटा, ये जो यहीं पर क्या था, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य था। तो विजयनगर, सॉरी, किस पे? बीजापुर पे इसने क्या किया? आक्रमण किया, इसको जीत लिया, और जीत कर उसमें जो गोवा था, छोटा सा एरिया तो ये था, और उस पूरे गोवा वाले एरिया पर इसने क्या किया बच्चे? कब्जा कर लिया था। समझ रहे हो? अब सोचिए इसने कहाँ एंटर कर लिया? भारत के अंदर, भारत के राजाओं से लड़ गया। अभी तक तो किससे जो लड़ा था, किससे लड़ा था? अरब व्यापारियों से। तो बच्चे इस बात को समझिए बेटा। तो ध्यान देना, पहला पॉइंट, इसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा? तो पहला ये लिख लेंगे, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात अच्छी, अगर यहाँ से दूसरी बात अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे 1500 में, ये भाई तुम यार पढ़ाने दो यार। दूसरी बात अगर बच्चे कहेंगे 1510 में बीजापुर के शासक, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को क्या किया बेटा? यूसुफ आदिल शाह को क्या पराजित किया था? को पराजित कर गोवा पर कब्जा, पढ़ाने दे भाई, काहे परेशान कर रहा है, हैं? मेरा मित्र है, बीच बीच में आके वो भी चिल्लाने लगता है, मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी पढ़ाओ। मैं क्या ही उसे कहूँ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ, समझ रहे हैं? इसने क्या किया बेटा? पराजित किया, और गोवा पर क्या किया बच्चे? इसने कब्जा कर लिया। और बेटा इसने क्या किया? केरल को अपनी क्या बना दिया बेटा? राजधानी बना दिया। क्या किया बच्चे इसने? ध्यान देना, केरल को राजधानी बनाया। और बच्चे क्या किया इसने? केरल को राजधानी बनाया। इसके अलावा क्या किया बेटा? 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया में मलक्का पड़ता था। मलक्का समझ रहे ना? मलक्का, हरमुज। मलक्का जब भारत को पढ़ेंगे तो इस साइड में जब इंडोनेशिया इस वाले एरिया पड़ेगा मलक्का, मलक्का संधि। तो मलक्का जब संधि है तो उस पर क्या किया उसने? कब्जा कर लिया था बेटा। तो क्या किया था? 1511 में क्या किया था? दक्षिण पूर्वी, क्या हाँ बेटा आप कह सकते हो, 11 में दक्षिण पूर्व में मलक्का पर कब्जा कर लिया था। और क्या किया था बच्चे? कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बच्चे और क्या किया था? अब ध्यान देना, ये सभी काम तो उसने क्या किया बेटा? करा, धर्मांतरण का कार्य किया। इसका प्रभाव मुस्लिमों पर अधिक पड़ा बेटा। इसने क्या किया बेटा? इसके अलावा क्या किया? धर्मांतरण का कार्य किया, और विधवा औरतों की शादी कराया ना, जिसका प्रभाव मुस्लिमों पर अधिक पड़ा। समझे बच्चे? मुस्लिमों पर अधिक पड़ा। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए क्या किया बेटा? प्रेरित किया। पुर्तगालियों को
भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। बच्चे तो बताओ, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब महिलाओं से प्रेरित किया, जब विवाह होगा तो विवाह होने में जो लड़का होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक पुर्तगाली हो जाएगा। तो हमको नियंत्रण करना क्या हो जाएगा बच्चे, आसान। पर इसके कुछ नियम थे, यही कारण ये ध्यान देना पुर्तगाल पतन भी हो जाता है। पुर्तगाल का यही सबसे बड़ी कमियां थी, धर्मांतरण को जबरदस्ती और महिलाओं से विवाह कराने की जबरदस्ती प्रेरित करने के कारण ही इसका लोग विरोध करना चालू कर दिए थे। अब इसी कारण ये अपने भारत के अंदर अस्तित्व को जमा नहीं पाया। अब अंग्रेज देखेंगे अपने धर्मों का विचार अब जल्दी नहीं ठोका था। अभी आगे अंग्रेजों को पढ़ाएंगे तो अंग्रेज पहले व्यापार करते गए काफी लंबा समय तक व्यापार किए, पर उन्होंने धर्मों का जबरन विवाह पद्धति को नहीं लाया। वो धीरे धीरे जब मजबूती बना लिए तब उन्होंने धर्म को थोपना चाहा। तो ये थोड़ी सी पुर्तगालियों से बेटा क्या होती है, गलती हुई थी, ध्यान देना बच्चे। इसके अलावा बेटा क्षेत्रीय शक्तियों एवं समाज का समर्थन, और जब ये सब हुआ तो इससे क्या हुआ, इनको क्षेत्रीय शक्तियों का एवं समाज का समर्थन इनको क्या हुआ, नहीं मिल पाया ना। इसके अलावा बेटा इन्हें कार्टेज आर्मेडा काफिला लाया था। बेटा क्या लाया था, पूछा जाता है, कार्टेज आर्मेडा काफिला लाया था, काफिला पद्धति लाया था। अब समझो इतना अपने आप को इसने बढ़ा लिया था कि कार्टेज आर्मेडा पद्धति मतलब कोई भी जहाज अगर अगर अरब सागर में प्रवेश कर रही है तो इसे परमिशन लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। और यहाँ तक कि इसने मुगल शासक के जहाजों को भी, उसमें जो भी थे उनको भी रोक लिया था। तो इससे क्या होगा, जब ऐसा तुम इतना बड़ा पावर दिखाने की कोशिश करोगे बाहर से आके, लोग क्या करेंगे, मार फेंकेंगे। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसी कारण क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों एवं समाज का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया इसे ना। क्या हुआ, हाँ, ये क्या कहता सीधी सी हिंद महासागर, अगर ध्यान देना बेटा, हिंद महासागर में प्रवेश करने वाली जहाज जो भी आती थी उसे परमिट और सैनिक लेना पड़ता था। मतलब हमसे परमिट लो, हम साथ में सैनिक भेजेंगे जिससे आपके जहाजों को कोई लूट फूट ना हो पाए, जबरदस्ती देता था। समझ रहे हैं। तीन सभी कारणों से बेटा अल्फांसो डी अल्बुक जो पुर्तगाली है, पुर्तगीज कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद कौन आया था बेटा, तीसरा कौन आया था बच्चे, ध्यान देना, तीसरा कौन आया था, नीनी डी कुका ना, कौन आया था, नीनी डी कुन्हा, नीनी कुन्हा आया था बेटा, कुन्हा आया था, याद रख लीजिए बेटा इसके बारे में। नीनी कुन्हा आया था, पर इस बहुत ज्यादा ये नहीं चल पाया था। उसने 1530 में गोवा को केंद्र बनाया था ना, 1530 में गोवा को केंद्र बनाया था। ठीक है बच्चे, बस इसके बारे में और कोई नहीं। तो यही थे बेटा। अब ये सबसे बड़ी बात है, हमने ये देख लिया कौन कौन से पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखेंगे हम लोग, समझेंगे आखिर पुर्तगाली हमारे भारत में आए है ही नहीं है, तो इनका पतन क्यों हो गया, ये समाप्त हो गया, इनके पतन का कारण पढ़ेंगे बेटा। और दूसरी बात, इनका योगदान पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों का योगदान क्या है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इनका योगदान और प्लस पुर्तगालियों का पतन कैसे हो गया, इन चीज़ों को हम लोग कब पढ़ेंगे बच्चे, कल। और कल अभी तक मैंने इसके पहले जितनी बातें आपको समझाया बेटा, जैसे आपने समझा किस तरीके से यूरोपीय कंपनी भारत में आई, आने के पीछे क्या कारण बनी, हाँ। उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से यूरोपीय में जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, उसका पतन कैसे हो गया, क्या इनकी समस्याएं थी, हाँ। इसके साथ हमने देखा कि कैसे भारत में पुर्तगाली आना प्रारंभ किए, उनका क्या क्रम था, ये सब चीज़ हमने सारी चीज़ें देखा बेटा। ये सारी चीज़ें जितना भी बातें मैंने आपको समझाया बेटा, इन सभी को सबसे पहले कल हम जब आएंगे तो कल क्या करेंगे, इन सभी को पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से डिटेक्ट करेंगे और कल आप लोग पेन कापी लेके बैठेंगे और लगातार क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट तक क्या करेंगे, लिखेंगे सारी बातों को। जब से 20 से 25 मिनट लिखेंगे सारी बातों, क्योंकि जितना आज हमने समझा है उतना आज तक क्या करेंगे, पहले लिखवाएंगे और फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को आगे मूव कराएंगे ना। तो चलिए आज क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।